जिंदगी की हर हालातें कट जाएगी, जिंदगी की हर हालातें कट जाएगी, हर रात की सुबह जरूर आएगी। बस कर लेना अपनी मेहनत पर विश्वास, बस कर लेना अपनी मेहनत पर विश्वास, मंजिल तेरे पास खुद चलकर आएगी, मंजिल तेरे पास खुद चलकर आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शमशेर सिंह श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 यानी इंटर का जो पेपर होने वाला है 2023 में, जो एग्जाम होने वाला है, उसमें आप जानते हैं कि हिंदी के 100 मार्क्स के जो पेपर आते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बहुत ही अहम रोल है। 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलता है और उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके जो क्लास 12 की हिंदी का बुक है दिगंत भाग 2, तो वहाँ से जो प्रोज सेक्शन है, जो गद है, पद है, जो पद है, उन सभी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ही अहम रोल रखता है। ठीक है, तो उसी बुक से यानी जो दिगंत भाग 2 उसी बुक का चैप्टर नंबर 7 जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसके शीर्षक है ओ सदा नीरा, है ने, ओ सदा नीरा। इस शीर्षक से आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ये आपके पेज पे आप देख सकते हैं, ये पार्ट 6 है या पार्ट 7 है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पर पार्ट 6 नहीं होगा, क्या होगा, पार्ट 7 होगा। ठीक है, पार्ट 7 याद रखिएगा, 7 पार्ट है। शीर्षक हमारा होगा ओ सदा नीरा और लेखक है इनके जगदीश चंद्र माथुर साहब। 2023 एग्जाम याद रखिएगा, है ने। VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें सभी उन सारे क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो आपके पहले एग्जाम में आए हुए हैं, साथ ही साथ उन क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है जो आपके 2023 एग्जाम के लिए मोस्ट VBI बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप एक बार जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी, यानी एक पुस्तक है बहुजन संप्रेषण के माध्यम, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखिएगा ये पुस्तक जगदीश चंद्र माथुर साहब ने ही लिखी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है और ये 2020 में ISC के एग्जाम में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या बनता है, एग्जाम के लिए VBI बनता है, क्योंकि आए हुए क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो क्वेश्चन में जगदीश चंद्र माथुर की कौन सा है? सिपाही की माँ तो जगदीश चंद्र माथुर साहब का है नहीं, जूठन भी नहीं है, तिरिच भी नहीं है, ओ सदा नीरा, यही है जगदीश चंद्र माथुर साहब का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है आपने, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी एक बार कर ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? यानी ओ सदा नीरा जो है ये किस विधा के अंदर आता है? निबंध है, कहानी है, नाटक है, कविता है? तो जो ओ सदा नीरा जो है यह एक क्या है, याद रखिएगा ये निबंध है। ठीक है, ओ सदा 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी आपके लिए क्या बनता है, VBI क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए। ये निबंध है ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर साहब का, याद रखिएगा ये निबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? तो याद रखिएगा माथुर साहब, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? तो माथुर साहब मूलतः जो थे वो थे, ऑप्शन नंबर सी, नाटककार थे, नाटककार थे, है नहीं। माथुर साहब मूलतः क्या थे? नाटककार थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है नहीं, वीडियो का आप एक बार लाइक जरूर कर दें, इससे लाइक करना मत भूलें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई? यानी जो ओ सदा नीरा है यह बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो याद रखिएगा ये चंपारण क्षेत्र की संस्कृति पर है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा, चंपारण क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो माथुर साहब ने क्वेश्चन है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो माथुर साहब ने इस ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में उन्होंने बाढ़ का मुख्य कारण जो बताया है वो बताया है उन्होंने जंगलों का कटना, यानी जंगल इतना ज्यादा कट गया है कि जंगलों का कटना ही उन्होंने बाढ़ का मुख्य कारण बना है। ठीक है, उनका मानना है कि मुख्य कारण जंगलों का कटना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि माथुर जी
किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए, यानी किस राज्य के वो शिक्षा सचिव बनाए गए थे? तो याद रखिएगा वो मध्य प्रदेश के शिक्षा सचिव बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मध्य प्रदेश के वो शिक्षा सचिव बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? आपसे पूछा गया कि जो 12वीं वर्ष था उसके लगभग में 300 वर्ष तक वहां पर किस वंश का शासन चलता था? तो याद रखिएगा वहां पर कर्नाट वंश का शासन चलता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, कर्नाट वंश का शासन था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अंग्रेज ठेकेदार ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? तो याद रखिएगा अंग्रेजी जो ठेकेदार था वो नील की खेती का विकास कर रहा था चंपारण क्षेत्र में। आप सभी जानते हैं चंपारण आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने पहली बार नील की खेती की, किसान के जबरदस्ती नील की खेती करवाया जा रहा था तो वहीं के किसान को लेकर के गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था। अपना पहला आंदोलन 1917 में चंपारण से गांधी जी ने अपनी सत्याग्रह की शुरुआत ही, यानी आंदोलन की शुरुआत ही चंपारण से किया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, अंग्रेजी ठेकेदार नील की खेती का विस्तार कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे देखिए क्या है। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? यानी राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन जो तुगलक था, मुस्लिम शासक था, वो उसके सामना कब करना पड़ा? तो 1325 ईस्वी में उनका सामना करना पड़ा था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना 1325 ईस्वी में करना पड़ा था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि धांगरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? तो धांगरों को नील की खेती के सिलसिले में लाया गया था 18वीं सदी के अंत में लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 18वीं सदी के अंत में जो है सो नील की खेती के लिए सिलसिले में धांगरों को लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। पुंडलिक जी कौन थे? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी क्या थे? शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा इसका, पुंडलिक जी शिक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है? यानी इसमें से कौन सा नाटक है जो जगदीश चंद्र माथुर साहब का? तो याद रखिएगा वो था कोणार्क। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये माथुर साहब का लिखा हुआ है कोणार्क। अगला है 14 देखिए। 14 जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली थी? यानी माथुर साहब को इनमें से कौन सी उपाधि मिली थी? विद्या प्रदक्षिणा, विद्या कामनी, विद्या वारिधि और चौथा इनमें से कोई नहीं। कई सारे ऑप्शन हमारे पास है, तो याद रखिएगा उनको विद्या वारिधि की उपाधि मिली थी। ठीक है, ये विद्या वारिधि से होगा। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर हो जाएगा, विद्या वारिधि की उपाधि माथुर साहब को मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 15 क्वेश्चन है माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? तो माथुर जब भितिहरवा पहुंचे तो उनको वहां पर मिले पुंडलिक जी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, पुंडलिक जी मिले माथुर साहब को। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी थी? है ने, तो पुंडलिक जी ने निर्भीकता सीखी थी गांधी जी से, क्योंकि गांधी जी के साथ साथ उन्होंने काम किया था, तो बी होगा सही आंसर, गांधी जी से उन्होंने निर्भीकता सीखी थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? यानी कौन सा लुटेरा था जिसका आक्रमणकारी था, जिसका कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह को उसका मुकाबला करना पड़ा था? तो याद रखिएगा वो था गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। चंपारण में धांगर कहां से आए? चंपारण में धांगर कहां से आए थे? तो धांगर याद रखिएगा छोटा नागपुर पठार से लाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है नंबर 19 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि गांधी चंपारण में कब आए? यानी गांधी जी चंपारण में कब आए थे? तो याद रखिए गांधी जी चंपारण में 1917 में आए थे। गांधी जी चंपारण 1917 में आए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, अप्रैल 1917 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है तिनकठिया प्रथा का संबंध है। तिनकठिया प्रथा का संबंध है किस चीज से? याद रखिएगा नील से। नील से तिनकठिया प्रथा का संबंध है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पंडाई नदी कहां तक जाती है? तो पंडाई नदी जाती है आपको
बगहा भितरवा भिखना थोड़ी तक जाती है, याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा भिखना थोड़ी तक जाती है पंडई नदी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा भिखना थोड़ी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, भिखना थोड़ी तक जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। 22 देखिए, बराज कहाँ बन रहा था? बराज बन रहा था भैसा लोटन में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बराज कहाँ बन रहा था? बराज बन रहा था भैसा लोटन में बराज बन रहा था। अगला 23 देखिए, 23 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 ये है, 23 है, आम्रपाली यानी अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? है ने, क्या सौंपा था? कदली जीवन, आम्रवन, अपना भवन, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। तो जो आम्रपाली था वो तथागत को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, नहीं 10,000 स्वर्ण मुद्रा नहीं था, सॉरी आम्रवन था, है ने, याद रखिएगा सही आंसर इसका होगा आम्रवन सौंपा था। आम का बगीचा दिया था किसको? आम्रपाली ने तथागत को आम का बगीचा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला है 24। हाँ, क्वेश्चन 24 देखिए क्या है, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? तो मठ के महंत ने गांधी जी को जो शरण दी थी वो एक महुए के पेड़ के नीचे, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। जो मठ के महंत थे वो गांधी जी को एक महुए के पेड़ के नीचे उनको शरण दी थी। अगला 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था, यानी माथुर साहब का जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1917, 16 जुलाई 1918, 17 अगस्त 1917 को, 20 सितंबर 1917। देखिए सब कई सारे ऑप्शन है 17 में। अब केवल आप देखिए तो केवल आप साल का नाम रखने से आपको कंफ्यूजन हो सकता है, और क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में, तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है नहीं। तो ये जो सही आंसर होगा ये इसका सही होगा 16 जुलाई 1917, यानी उनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, डेट भी आप याद रखिए। 26 वैशाली महोत्सव, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया किसने किया? तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर साहब ने किया, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण माथुर साहब ने किया था। अगला 27 देखिए, कौन सी कृति माथुर जी की है? क्वेश्चन है कौन सी कृति माथुर जी की, सॉरी माथुर जी की नहीं है, याद रखिएगा नहीं पूछ रहा है आपसे। तो नहीं में है बंदी उन्हीं का है, मेरी बांसुरी भी माथुर साहब का है, ये भी उन्हीं का है, ये भी उन्हीं का है, ये भी उन्हीं का है, तो नहीं होगा। तो रेशमी टाई, ऑप्शन नंबर सी जो है सो माथुर साहब का नहीं है, तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। अगला 28 देखिए, कौन सी कृति माथुर जी की है? ऑप्शन है कौन सी कृति माथुर जी की है, तो याद रखिएगा एक है हमारा जानवर और जानवर, अगला कहानी नई कहानी, अगला है यायावर याद रहेगा, है ने, और अगला है भोर का तारा, है ने। तो माथुर जी की जो इसमें है तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका भोर का तारा माथुर साहब का, ऑप्शन नंबर डी इसका शेष हो जाएगा 28 का डी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? याद रखिएगा, तो बोलते क्षण किस साहित्य विधा की कृति है? तो वो है निबंध की। 28 29 का ये होगा, यानी बोलते क्षण जो पुस्तक है वो किस विधा की कृति है? तो निबंध की है, उसमें निबंध से भरा हुआ है। और ये जो आप पढ़ रहे हैं ओ सदा नीरा, इसको भी कहाँ से लाया गया है? तो उन्हीं का निबंध का पुस्तक है बोलते क्षण, उन्हीं बोलते क्षण से ये आया है, याद रखिएगा बोलते क्षण। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, बोलते क्षण जो साहित्यिक विधा वो किसकी है? निबंध है। ठीक, अगला 29 30 देखिए, 30 है ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो ओ सदा नीरा गंडक, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, गंडक को निमित्त बनाकर लिखा गया है। ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाया गया है? गंडक को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। 31 देखिए, क्वेश्चन 31 आपके स्क्रीन पे है कि थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? ये जो थारन जो शब्द है वो किस शब्द से विकसित है? तो वह थार शब्द से, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, थार से बना हुआ है थारन। ठीक है, अगला देखिए 32, क्वेश्चन नंबर 32 है कि बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो याद रखिएगा वैशाली महोत्सव का जो बीजारोपण किया वो कौन किया? जगदीश चंद्र माथुर साहब, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, माथुर साहब ने ही वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था। अगला है 33 देखिए, ओ मेरे सपने, है ने, ओ मेरे सपने क्या है? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, खंड काव्य है। तो ओ मेरे सपने नाटक है, किनका? माथुर साहब का, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
डी आंसर सही है। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जो आविर्भाव कब हुआ था, वो हुआ था 2500 वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर होगा। 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध का आविर्भाव हुआ था। 35 देखिए, राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो याद रखिएगा, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ओ सदानीरा के लेखक है। तो ओ सदानीरा के लेखक है कौन? ओ सदानीरा के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर साहब। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा, 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेखक भी बहुत पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है लेखक, है नहीं, याद रखिएगा। 37 देखिए, 37 आपके स्क्रीन पे है। 37 है कि कोणार्क के नाटककार कौन है? तो कोणार्क के नाटक, याद है, कोणार्क के नाटककार है जगदीश चंद्र माथुर साहब ही है कोणार्क के नाटककार। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। अगला है 38 देखिए, क्वेश्चन 38 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? तो 10 तस्वीरें के रचनाकार है जगदीश चंद्र माथुर साहब। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 39 देखिए, 39 में ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? यानी ओ सदानीरा में जो वर्णित मन है वो कैसे ताल है? याद रखिएगा, वो है गहरे और विशाल। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही आंसर होगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा, गहरे और क्या है, विशाल है। देखते 2021 में आया हुआ क्वेश्चन से, इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगला है 40 देखिए, ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो ओ सदानीरा जो निबंध है वो किस पुस्तक से लिया गया है? वो लिया गया बोलते छंद से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, 2021 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 41 देखिए, 41 क्वेश्चन कह रहा है कि गंडक नदी का जल सदियों से कैसा है? गंडक नदियों का जल सदियों से क्या रहा है? चंचल रहा है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा, गंडक नदी का जल सदियों से 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है। अगला 42 देखिए, सरैया मन का ताल, जो सरैया मन ताल है का जल कैसा है? तो सरैया मन का ताल जो है वो क्या है? स्थिर है। ऑप्शन नंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बी इसका सही आंसर है, स्थिर है। अगला देखिए, वसुंधरा भोगी, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। ये लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर साहब के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर है, माथुर साहब। अगला 44 देखिए, रामपुरवा कहाँ है? तो याद रखिएगा, रामपुरवा जो है वह है भितिरहरवा के पास। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, रामपुरवा है जो है वो भितिरहरवा के पास है। अगला है 45 अगर आप देखते हो, देखिए क्या है, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी? तो गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह दी थी मठ के महंत ने गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। ऑप्शन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। अगला है 46 देखिए, 46 देखिए, गांधी जी की झोपड़ी को ने जला दिया, यानी गांधी जी की झोपड़ी को डॉट ने जला दिया। किसने जला दिया? एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, गांधी जी की झोपड़ी को एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया। याद रखिएगा, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आज के इस चैप्टर में, यानी चैप्टर नंबर 7 में ओ सदानीरा से ये थे 46 ऑब्जेक्टिव मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें लास्ट ईयर के एग्जाम क्वेश्चन भी शामिल है और साथ ही साथ आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया गया है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप इस सारे क्वेश्चन को पढ़ करके जाए ताकि आप एग्जाम में 100% स्कोर कर पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।